इस वीडियो में आज हम अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमी का जो टेस्ट है, टेस्ट पेपर, उसका एनालाइज करेंगे, जो कि दृष्टि का टेस्ट सीरीज है, जो कि आप देख सकते हैं। तो कैसे हैं आप सभी की प्रिपरेशन तो मस्त चल ही रहा होगा। अब क़यामत का दिन भी बहुत नज़दीक आ चुका है। चलिए, समय को व्यतीत नहीं करते हैं और अपने टारगेट को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो है इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज देखेंगे और इसमें इसके क्वेश्चन की एनालाइज करेंगे या डिस्कशन करेंगे आपके साथ मिलके। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा प्रदान की जाती है। जैसा कि हम आपको पहले एक बात बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें इसके साथ में जो है करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हैं, जो कि पिछले 3-4 मंथ के और जो करंट मंथ होते हैं उसके भी इंक्लूड के साथ में इसमें है। तो आपको किसी अन्य सब्जेक्ट से भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान की जाती है। तब यहाँ बताना है कि जो इसमें जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी आईएमएफ द्वारा प्रदान किया जाता है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ के ये चीज अगर नहीं देखे, कभी कभी सही नहीं है को सही मान करके लगा देते हैं और सही क्वेश्चन भी गलत करके चले आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पहला है क्षतिपूरक वित्त पोषण, फिर बफर स्टॉक, विस्तारित निधि और पूरक वित्त पोषण। तो हमारा चारों ही ऑप्शन सही है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आईएमएफ द्वारा प्रदान की जाती है। तो आईएमएफ जो है इसकी स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए किया गया था, जिसके 189 देश अभी भी सदस्य हैं। ठीक। और इसका मूल ऋण सुविधा जो है आईएमएफ द्वारा, वो एसडीआर से खरीद सकता है, और ऋण का भुगतान तब किया जाता है जब सदस्य अपनी मुद्रा को अन्य मुद्रा या एसडीआर के साथ पुनः खरीद कर सकते हैं। ठीक। एसडीआर एक मुद्रा नहीं है, ये आईएमएफ सदस्यों के प्रयोग योग्य मुद्राओं का एक संभावित दावा है। अब जो है इसमें आइए इसकी कुछ देख रहे, विस्तारित निधि क्या है। तो विस्तारित निधि जो है यह आईएमएफ ऋण मूल ऋण सुविधा के अलावा सदस्य के कोटे के 140% तक अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। और विस्तारित सुविधा 3 वर्ष की अवधि के लिए सीमित है और ब्याज दर भी इसके कम होता है। उसके साथ में अगला जो है हमारा प्रतिपूरक वित्त पोषण सुविधा। ठीक। तो प्रतिपूरक वित्त पोषण सुविधा है वो वर्ष 1963 में आईएमएफ ने सदस्य देशों, विशेष रूप से प्राथमिक उत्पाद देशों को निर्यात आय में कमी का सामना करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये प्रतिपूरक वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराया था, जो कि पूरक वित्त पोषण ये है। अब इसके साथ में बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक सुविधा वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक वस्तु उत्पादन देशों के प्राथमिक उत्पाद कीमतों के स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक व्यवस्था में योगदान देने हेतु वित्त पोषण में मदद करता है। ठीक। उसके साथ में पूरक वित्त पोषण सुविधा क्या है। सदस्य देशों को उनके वर्तमान कोटा आकार से संबंधित भुगतान समस्याओं का सामना करने हेतु पूरक वित्तीय सहायता प्रदान के लिए अस्थायी व्यवस्था करता है। अस्थायी व्यवस्था मतलब हमें इसके लिए नहीं होगा, अगर जब प्रॉब्लम आता है तो उस समय के लिए आईएमएफ इसकी व्यवस्था करता है। ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत है। ठीक। तो सीडीएससीओ का प्रमुख भारत का औषधि महानियंत्रक होता है, सही है। यह नई दवाएं और नैदानिक परीक्षणों के मानकों के बाजार प्राधिकरण को नियंत्रण करता है, यह भी सही है। सीडीएससीओ के प्रमाणीकरण वाला कोई भी निर्माता भारत के बाहर दवाओं का निर्यात कर सकता है, एकदम कर सकता है, यह भी सही है। सीडीएससीओ को आयातित दवाओं से संबंधित कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक। क्योंकि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दवा आयात का पर्यवेक्षण करती है और उपयुक्त उत्पादों के निर्माण के लिए लाइसेंस को मंजूरी देने का कार्य कौन करता है। नई दवा ये करता है, नई दवा का परीक्षण और उसको अप्रूव करने का काम कौन करता है, सीडीएससी होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक। तो आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान प्रत्येक वर्ष सभी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 प्राप्तकर्ताओं के बीच साझा किया जा सकता है। ठीक। और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 नंबर सही है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ये गलत है, जो कि मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, मृत्यु के बाद नहीं दिया जा सकता है, जीवित रहने पर दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या, स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान प्रत्येक वर्ष सभी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो कि ये भी गलत है। ये पुरस्कार समारोह का आयोजन हर वर्ष दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में प्रदान नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह प्रतिवर्ष उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तब इसका एक अलग से जो है पौधा मतलब कि आयोजन करके दिया जाता है, ना कि किसी भी समारोह में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी का जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन उसका ऑप्शन बी सही होगा।
और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी व्याख्या का भी पीडीएफ या इस क्वेश्चन का पीडीएफ या इसका व्याख्या की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ टेलीग्राम पे लिंक दिख जाएगा, जहाँ आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा टेलीग्राम खुल जाएगा, उसमें या इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। चलिए तो आइए आगे के वीडियो देखते हैं, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा कथन सही है, इसमें सही पूछ रहा है, कौन सा ये कथन सही है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं गैर अपवर्जीय और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों होती है। बात तो सही है, सार्वजनिक वस्तु जो है वो गैर अपवर्जनीय और गैर प्रतिस्पर्धी होती है, दोनों होती है। निजी वस्तुएं अपवर्जनीय लेकिन गैर प्रतिस्पर्धी होती है। नहीं, निजी वस्तुएं तब तो कंपटीशन होता ही है, तो ऑप्शन 2 नहीं है सही, ऑप्शन 1 सही है। सामान्य वस्तुएं गैर अपवर्जनीय लेकिन प्रतिस्पर्धी होती है, ये सही है, क्योंकि समान वस्तु है जो कि ये जो है अपवर्जनीय तो नहीं होगा लेकिन ये कंपटीशन इसकी होती है, तो इसलिए 1 और 3 सही है, जो कि देखिए किसमें 1 और 3 ऑप्शन ए सही है। तो और जो हमारा जो है अपवर्जनीय वो वस्तु होती है जो प्रदाता उन लोगों को लाभान्वित होने से रोकने में सक्षम है जो भुगतान नहीं करते हैं। अपवर्जनीय वस्तु प्रदाता उन लोगों को लाभान्वित होने से रोकने में सक्षम है जो भुगतान नहीं करते हैं, तो ये गैर भुगतान वाले के लिए नहीं है, मतलब गैर अपवर्जनीय यानी कि जो भुगतान कर पाते हैं, अपवर्जनीय होते हैं वो जो भुगतान नहीं कर पाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र में हुए निम्नलिखित सुधारों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो सुधार हुए उसको कालबाई यानी क्रमबाई इसको सही करना है। तो पहला क्या ऑप्शन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का गठन। ठीक, जीवन और गैर जीवन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण, जीवन और गैर जीवन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण, निजी और विदेशी दोनों अभिकर्ताओं के लिए इस क्षेत्र को प्रारंभ करना, बीमा मध्यस्थों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना। तो आइए इसका देखते हैं। जो जीवन का राष्ट्रीयकरण, ठीक ना, यानी कि इसमें जो है हो जाएगा पहला नंबर जो है ये ऑप्शन 2 है, जो 1956 में किया गया था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद 1999 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आया था IRDAI, यानी ऑप्शन ए, उसका 2 के बाद 1 होगा। और फिर जो है 2000 में निजी और विदेशी दोनों अभिकर्ताओं के लिए इस क्षेत्र को प्रारंभ किया गया था, 2 1 3, उसके लास्ट 4 बचा तो 4 नंबर हो जाए, तो यानी इसकी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक, आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय राजभाषा समिति के कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछा है कौन सा सही है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी स्थापना राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत की गई थी, सही है। इस समिति का गठन और अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 3 सही होगा, 2 नंबर नहीं सही होगा। ऑप्शन इसका जो है डी सही होगा, 1 और 3, 2 नंबर गलत है, क्योंकि इस समिति का जो है अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हट्ठी मध्य प्रदेश, बिंझिया छत्तीसगढ़, गोंड उत्तर प्रदेश, फिर बेटा कुरुबा कर्नाटक। तो हट्ठी जनजाति जो है वो होती हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन ए नंबर गलत है। ठीक, ऑप्शन ए नंबर गलत है। उसका बिंझी ये जो है बेटा कुरुबा, ठीक, बेटा कुरुबा ये कर्नाटक में होंगे, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। बिंछिया जो है ये छत्तीसगढ़ में होगा, जो कि ये भी सही है, तो ऑप्शन 4 और 2 सही है, 1 गलत है। 3 नंबर गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो यहाँ गोंड भी सही होगा, तो यानी सिर्फ 1 नंबर छोड़ के 2 3 4 सही है, तो इसमें एक जो है डी नंबर सही हो जाएगा। ये केवल 3 इसमें सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। भारत की जनजातीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने की मंजूरी दी है, जो हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश से हैं, नरिकोरावन और कुरीविकरण ये तमिलनाडु से हैं, फिर बिंछिया जो छत्तीसगढ़, यहाँ देख लीजिए, गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश ये भी देख लिया, और बेटा कुरुबा ये कर्नाटक से हैं। तो आइए हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां, ठीक, यानी स्पेशल पावर अधिनियम ऑप्सपा AFSP 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं, और इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है हमसे। तो ये है, इसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है। जीवन रेड्डी समिति AFSPA से संबंधित है, यह भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये दोनों ऑप्शन सही है। आइए थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है।
तो सशस्त्र बल अधिनियम अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने एवं अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश अधिकार देता है। ठीक, तो ये केंद्रीय पुलिस बल को जो है उसको किस बिना वारंट के या किसी व्यक्ति को मारने या उसके परिसर की तलाशी लेने इन सब कार्यों के लिए बिना किसी वारंट या किसी भी कागजी कार्रवाई के बिना वो करने के लिए सक्षम होते हैं इस कानून के अंतर्गत। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में इस अधिनियम को अपने मूल रूप में अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया था और जो ये कानून जो है यह 1942 में अंग्रेजों द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय लागू किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन एक है। ठीक, और ये जो है जीवन रेड्डी समिति के द्वारा ये नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। यानी जो समिति है ये 2004 में इसी कानून से संबंधित पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थन स्टेट जो हमारा राष्ट्र है जिसको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है उसके लिए ये गठन किया गया था। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के विनिमय दर के निर्धारक है, यानी कि मुद्रा विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट के लिए कौन सा निर्धारक है। और इसमें पूछा है कौन सा सही उत्तर है, यानी कि इसमें सही कौन सा है। सार्वजनिक ऋण, अनुमान, स्पेकुलेशन या मंदी, राजनीतिक स्थिरता, ये चारों सही होंगे। इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 3 4 ये सही है चारों के चारों एक्सचेंज रेट के लिए। पहले जो है सोना के जिस देश के पास जितना ज्यादा होता था उसके लिए वो ज्यादा मतलब कि जैसे कि 1942 सब के समय में 50-60 के दशक में ये चलता था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है और इन सब का आधार पर अब एक्सचेंज रेट तय किया जाता है। तो VSHOR या DS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक, तो पहले हम देख लें तो VSHOR या DS क्या है। ठीक है, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक ना, मतलब जो VSHOR या DS जो है यह मतलब एक मिनिमम रेंज वायु रक्षा प्रणाली एयर सिक्योरिटी है ये। ठीक, जो कि है ये DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारी के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया एवं विकसित किया गया है। ठीक, तो ये ऑप्शन देखते हैं। यह अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, सही है। ठीक, फिर इसमें जो है ये कम दूरी पर अधिक ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है, गलत है। ठीक, क्योंकि ये तो कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है ना, कम दूरी पर अधिक ऊंचाई वाली थोड़ी ना है कि आप कम दूरी के लिए अधिक ऊंचाई पर ले जाकर मार करेंगे। ये वायु में ही मार करने के लिए है, जो कि वहां से ये रक्षा करती है। यह डुअल थ्रस्ट लिक्विड मोटर द्वारा संचालित है नहीं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सिर्फ ए सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक हो जाएगा इसका ऑप्शन। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरोजगारी दर को, और इसमें कौन सा सही है ये बताना है हमें। ठीक, तो इसमें सही कौन सा है इस पर हमको चर्चा करना है। बेरोजगारी दर को जनसंख्या के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेरोजगारी दर को जनसंख्या के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन एक जो है ये गलत है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन 3 जो है श्रम बल भागीदारी दर को जनसंख्या में उन सभी व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो काम कर रहे हैं, ये गलत है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, 3 नहीं, इसका ऑप्शन केवल 2 सही है, तो यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा और बाद बाकी गलत है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो हमें जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है इसको देखना है हमें। आइए देखते हैं। भारत में 1900 के दशक में कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। 1900 के दशक में कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है, फिर गिरावट इसमें तो आई थी। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2025 से पहले चीन की जनसंख्या को पार कर जाएगी। ऑप्शन इसमें जो है 1 नंबर सही है, जो कि 2 नंबर गलत है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक ना, ये थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 2005 से 6 में जनसंख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की औसत खिड़की में प्रवेश कर लिया था। औसत खिड़की में प्रवेश कर लिया था और वर्ष 2055 से 56 तक यह वहां बना रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार भारत का जनसंख्या लाभांश वर्ष 2041 के आसपास अपने चरम पर होगा, जब कामकाजी आयु 20 से 59 वर्ष की आबादी की हिस्सेदारी 59% तक पहुंचने का अनुमान है। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत संभावनाओं के द्वार खोलता है। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन 1। अब आइए ऑप्शन 2 को देख लें। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुपातों के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन को काफी पीछे छोड़ चुका है। 18 जनवरी 2023 तक भारत की जनसंख्या 1.42 बिलियन थी, जबकि चीन ने पहली बार 1960 के बाद
8,50,000 की गिरावट दर्ज की और अब यह 1.41 बिलियन है। ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि 2025 तक नहीं बल्कि उससे पहले ही चीन को पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग। उसके 1.41 बिलियन की जनसंख्या है और हमारा 1.42 बिलियन की जनसंख्या पहुंच गया है, तो भारत कहीं तो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है और बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, वन जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी सिटीज के परिचित वन में निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रजाति सूचीबद्ध नहीं है। मतलब पूछ रहा है कि लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी सिटीज के परिशिष्ट वन में निम्नलिखित में कौन सा पशु प्रजाति सूचित नहीं है, यानी सूचीबद्ध नहीं है। इंडो चाइना हॉन्ग डियर, भारतीय कस्तूरी मृग, फिर से यहाँ पे हो गया सिहाई कौशल, गोल्डन जयकाल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोल्डन जयकाल, जो कि इसमें सूचीबद्ध नहीं है, बाद बाकी सूचीबद्ध है। ठीक। तो गोल्डन जयकाल क्या है ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बस। ठीक ना, पहले वन जीव है गोल्डन जयकाल जो है ये परिशिष्ट 3 की प्रजाति में शामिल है, परिशिष्ट 1 की प्रजाति में शामिल नहीं है। ठीक। और ये जो है 3 में क्या है, तो 3 में यह किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियों की एक सूची है जो पहले से ही प्रजातियों में व्यापार को नियंत्रित करती है और जिसे अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि अस्थिर या अवैध शोषण को रोका जा सके। ठीक। यानी अवैध शोषण, जो अवैध या अस्थिर शोषण है उसको रोकने के लिए परिशिष्ट 3 में कार्य होते हैं। 2 क्या है, तो 2 में ऐसी प्रजातियां शामिल है जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है। जो भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है उनको परिशिष्ट 2 में रखा जाता है, लेकिन आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकते हैं, यानी कभी तो प्रॉब्लम में नहीं है लेकिन बाद में इनके अगर नहीं ध्यान दिया गया तो ये आ सकते हैं। अब आइए वन की बात कर लें, तो वन में वो प्रजातियां सूचीबद्ध है जो सिटी द्वारा सूचीबद्ध वन जीवन पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति में है। ठीक। तो ये तीनों परिच्छेद हो गया जिसमें सबसे ज्यादा 1 में, उसके बाद कम 2 में और तीसरा में जो है कि अस्थिर अवैध शोषण को रोकने के लिए बनाया गया। आगे के क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित वित्त आयोगों को उनकी स्थापना के वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखें जो ये जो है आयोग की स्थापना की गई थी, जो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन से आयोग वित्त आयोग है जो कि कब कब इसकी की गई थी। तो इसमें जो है महावीर त्यागी आयोग, महावीर त्यागी आयोग 5वां आयोग था जो कि 5वां वित्त आयोग था जिसको वर्ष 1968 में बनाया गया था। ठीक। उसके बाद में जो राजमनार आयोग है, राजमनार आयोग उसको वर्ष 1964 में चौथा वित्त आयोग के रूप में बनाया गया था। ठीक। उसके बाद नीचे में जो है केसी पंथ आयोग जो है यह 10वां वित्त आयोग है जो कि 1992 में बना था और 11वां जो है एम खुसरो आयोग जो 1998 में बना था। तब इस हिसाब से देख सकते हैं कि 1964 में जो बना है वो है राममनार आयोग, यानी कि 2 फिर महावीर आ जाएगा 1 फिर आ जाएगा 3 उसका 4, तो 2 1 3 4 यानी ऑप्शन सी हमारा जो है क्या है सही है। ठीक। ये सारे वित्त आयोग है जो कि पहला वित्त आयोग जो है वो 5वां वित्त आयोग जो कि 1968 में महावीर त्यागी के नेतृत्व में बना था और ये 1969 से 74 तक रहा। ये चौथा वित्त आयोग था जो 66 से 69 रहा था और ये जो है 10वां है कि ठीक केसी पंत आयोग जो कि 95 से 2000 ईस्वी तक था और एम खुसरो आयोग जो कि 11वां एम खुसरो आयोग है 2000 से 2005 तक ये रहा। तो ये इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही होगा। और आगे के जो क्वेश्चन है तो ये देखते हैं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये जो है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। यह निवेशकों और उधारदाताओं को राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि प्रदान करता है। ठीक है। यह निवेशकों और सरकारों के बीच विवादों के समाधान में सहायता नहीं करता, ये गलत है, सहायता करता है ये, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा जो कि सही है। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। MIGA यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विश्व बैंक समूह का सदस्य है। इसका जनादेश निवेशकों और उधारदाताओं को गारंटी प्रदान करके विकासशील देशों में सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना है, जो कि ऑप्शन 1 सही है। ठीक। उसके बाद यह परियोजनाओं को बाधित करने वाली सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ निवारक उपाय प्रदान करने और निवेशकों एवं सरकारों के बीच विवादों के समाधान में सहायता करने में सक्षम बनाता है। ठीक। यानी कि सहायता करने में सक्षम बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा है नहीं, अगर ये वर्ड यहाँ पे नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 जो कि सही है। ठीक। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में जो कि इसके अगले पार्ट के साथ में हम आएंगे। और इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, जो कि इसके चैनल के अबाउट में जाके आप वहाँ